हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, हमारे क्या क्या मेथड्स हैं। तो हमने उसके अंदर 3 तरह के मेथड्स पढ़े थे। पहला मेथड जो अपन ने पढ़ा था, इट वाज योर चार्जिंग बाय रबिंग। सेकेंड वाज चार्जिंग बाय कंडक्शन, दैट इज बाय कॉन्टेक्ट। एंड थर्ड वन वाज चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इन 3 चीजों को अपन ने पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर हमने ये सीखा था कि किसी भी एक न्यूट्रल बॉडी के पास में को हमें चार्ज करना है। किसी भी न्यूट्रल बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो हमें उसके पास में पहले एक चार्ज बॉडी लानी पड़ती है। टच नहीं करना है, केवल पास में लाना पड़ता है। जब भी अपन की चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं तो उस न्यूट्रल बॉडी का पोलराइजेशन हो जाता है। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो चार्ज बॉडी हम लेके आए हैं, तो चार्ज बॉडी के ऑपोजिट चार्जेस जो होंगे वो उस न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के पास वाले सरफेस पे इकट्ठे होंगे, और चार्ज बॉडी के जैसे ही सिमिलर चार्जेस जो होंगे वो न्यूट्रल बॉडी के ऑपोजिट वाले फेस पर इकट्ठे होते हैं। तो एक तरफ सिमिलर चार्जेस हो जाएंगे और दूसरी तरफ ऑपोजिट चार्जेस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो तो बाउंड चार्जेस कहलाए थे, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो आपके फ्री चार्जेस कहलाए थे। वो चार्जेस अभी भी रिपेल हो रहे हैं, तो अगर उनको आगे और रास्ता मिलता है तो चलने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो वो फ्री चार्जेस हो गए थे। अब उसके बाद अपन ने इसके अंदर पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। 3 तरह की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अपन ने चार्जेस की। पहली प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस को अपन सिंपल से अलजेब्रा के रूल्स यूज करके अपन पता कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड अपन ने उसके अंदर पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है। किसी भी बॉडी को अगर मैं चार्ज करता हूँ, कितना चार्ज उस बॉडी के ऊपर आया है, उसके लिए हमने एक सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके अंदर हमें एक फॉर्मूला मिला था इलेक्ट्रोसिटी का, पहला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। Q को अपन चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी चार्ज को अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर अपन ने कैपिटल Q लिखा था। कैपिटल Q जो था वो आपका टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी था। तीसरी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी उसकी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि उस कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब द चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी destroyed, but charge can be transferred from one object to the other object। इसको भी ऊपर भी कई कंट्रोवर्सीज हुए थे। इसके लिए अपना चार्जेस बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन को अपन ने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, पहला पार्ट अपन ने ये पढ़ा था कि आइसोलेटेड चार्ज को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और आइसोलेटेड चार्ज को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। सिंगल चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते, सिंगल चार्ज को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो इस चीज को हमें सही करने के लिए हमने उसको सेकंड पार्ट बनाया, और सेकंड पार्ट में ये बोला लेकिन अपन आइसोलेटेड है, सिंगल चार्ज तो नहीं कर सकते, लेकिन डबल चार्ज यानी पेयर चार्जेस के पेयर को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और चार्जेस के पेयर को अपन क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब अपन ने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में कि 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। ठीक है, वो फोर्स आपका रिपल्सिव भी हो सकता है, वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो ये फोर्स कितना होता है, क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उनको पढ़ने के लिए अपन ने आगे पढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, और वो है आपका कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? कूलम्ब्स लॉ हमें इंफॉर्मेशन देता है आपका फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, 2 चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की अगर फोर्स है, और फोर्स आप लोग आगे पढ़ चुके हो, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, फोर्स के पास में डायरेक्शन भी होता है। पहले अपन फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे, जैसे 2 चार्ज ले लिए, 2 चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होता है उस फोर्स को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन पहले मान लेते हैं ये 2 चार्जेस हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपको कि जो चार्जेस होते हैं, चार्ज को अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं अपना ये चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है आपका Q2। ये दोनों चार्जेस हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, और 2 अगर सिमिलर चार्जेस होते हैं, दोनों प्लस चार्ज है, यानी दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा? दोनों के बीच का फोर्स होगा रिपल्सिव। अब ये मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अपन ने मान लिया R। कितना डिस्टेंस मान लिया इसको अपन ने? R। ठीक है, तो 2 चार्जेस है Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है
r, यानी दोनों r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। अब Q1 जो होगा वो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 होगा वो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि चार्जेस हमेशा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये जो चार्जेस हैं Q1 Q2, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, हम इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हमको हमारे जो चार्जेस हैं, चार्जेस किस चीज के पास चार्ज होता है? तो चार्ज मैटर के पास होता है। ठीक है, मैटर के पास दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, मैटर के पास खुद का मास होता है, मैटर के पास खुद का चार्ज होता है। और हम लोग ये देख भी चुके हैं कि मैटर दो तरह के फोर्स लगाने की क्षमता रखता है, कैपेबल होता है मैटर दो तरह के फोर्स लगाने का लिए। ठीक है, पहला फोर्स होगा वो उसके मास की वजह से होगा और उस फोर्स को अपन बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेकंड फोर्स जो होता है वो चार्ज की वजह से होता है और वो फोर्स होता है आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका, वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसने, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रेविटेशन एक्चुअली जो आपका कूलम्ब्स लॉ है उसका बेस जो है वो है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच वाज गिवन बाय न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन ने जो अपने हमको यूनिवर्सल लॉ दिया था ग्रेविटेशन को लेके, उसी ग्रेविटेशन को हमने बेस मानते हुए कूलम्ब्स लॉ बनाया है। ठीक है, तो इस चीज को अब आगे और समझते हैं अच्छे से। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था क्या? हमने ग्रेविटेशन को ही इसका बेस क्यों माना? इसलिए माना क्योंकि ये मैटर के अंदर होते हैं चार्जेस, और मैटर के पास दो तरह के फोर्स लगाने की क्षमता रखता है। मैटर, फिर से बोल रहा हूं, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स। और क्योंकि ये दोनों मैटर के ही पार्ट हैं और हमारी जो फिजिक्स है पूरी सिमेट्री को लेकर बनी हुई है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको सिमेट्रिकल मानते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स था क्या बेसिकली आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया अपन ने तो ये बन रहा था m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्लास 11 में पढ़ के आए हो। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपका एक कांस्टेंट लगता है और यहाँ पे कांस्टेंट लग रहा था आपका g, आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था। इसी को अपन ने बेस माना है कूलम्ब्स लॉ के लिए, और कूलम्ब्स लॉ के लिए अपन ने जब इसको करने जाते हैं तो पहला क्या था, यहाँ पे देखो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स m1 m2। जब मास की ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होता है, मासेस की वजह से होता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स किसकी वजह से होता है? कूलम्ब्स लॉ हमें क्या चीज देता है? इट गिव्स अस, कूलम्ब्स लॉ गिव्स अस it gives us the magnitude of electrical force। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन क्या होता है? मासेस। तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का रीजन क्या होता है? चार्जेस। ठीक है, तो इसको अगर सिमेट्री से माने तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है F, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, Q1 Q2। फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इनवर्सली स्क्वायर है? डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वाला फोर्स भी, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी आपका किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमको पता है कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या लगता है? कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को लिख दिया अपन ने K। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड इतना होता है, वेयर K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। K क्या है यहाँ पे आपका? कैपिटल K। K इज योर
कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। ये जो कूलम्स कांस्टेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। कौन सा मीडियम? मान लेते हैं ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, दोनों चार्जेस के बीच में कुछ मीडियम है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है दोनों के बीच का फोर्स किस मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है ये इन दोनों के बीच का फोर्स, ठीक है। तो वेयर के इज अ कूलम्स कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द electrical characteristic of मीडियम, ठीक है। कूलम्स कांस्टेंट के कूलम्स कांस्टेंट है एंड इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम। तो ये इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, उसको अभी देखते हैं। उससे पहले एक चीज और अपन समझ लेते हैं, ये जो कूलम्स लॉ है ये केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस, ठीक है। केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये क्लास 11 में आप लोग समझ चुके हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब इसको आगे देखते हैं कि ये जो आपका कांस्टेंट है कूलम्स कांस्टेंट के, ये किस तरीके से मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो समझते हैं इसको। तो अब समझते हैं कि मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं फिर से दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका? दोनों के बीच का डिस्टेंस आता है R। अब एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं कि ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस अभी आपके एयर के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? अभी एयर आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? एयर। अब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। फोर्स कैसे लगता है? हमको पता है फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड में, आप अगले वीडियो के अंदर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से लगता है। तो ये 10 इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर इसको ऊपर मुझे फोर्स लगाना है तो इसको खींचना होगा या इसको धक्का मारना होगा। तो मान लेते हैं इसको खींचना है मेरे को, ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, प्लस और माइनस दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। चलो, तो ये माइनस वाला प्लस वाले को खींचना चाहता है, तो ये खींचेगा कैसे? इसको बांध के खींचेगा, तो बांध के खींचता है। ये मान लेते हैं इसने 100 रस्सी भेजी इधर बांधने के लिए, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा मटेरियल आ गया, बीच में कुछ ऐसा मटेरियल आ जाता है, मान लेते हैं ये इसके बीच का एक मटेरियल आ गया, इन दोनों के बीच में ये ऐसे मटेरियल है। इसने 100 रस्सी इधर से भेजी, लेकिन इधर तक 100 पूरी पहुंची नहीं, इधर केवल 80 पहुंची, 20 रस्सी इसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, यानी 20 को इसने परमिशन नहीं दी, परमिट नहीं किया, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पूरा का पूरी लाइंस को अलाउ करेगा या कितनी लाइंस को अलाउ करेगा, ठीक है। ये जितनी लाइंस को एब्जॉर्ब कर देता है वो उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो उसकी परमिटिविटी होती है, ठीक है। फिर से सेकंड एग्जांपल, हमने ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, और इस चार्ज के बीच में इस बार जो फोर्स लग रहा था, ठीक है, इस बार जो मटेरियल आ रहा था वो मटेरियल आपका कुछ ऐसा था, ये ऐसा, दोनों के बीच में। अब यहां पे जब देखा जाए अपने, तो इसने 100 लाइन भेजी, लेकिन इसको 100 लाइन पूरी मिली नहीं, इस बार इसको केवल 40 लाइंस मिल रही है, तो 60 एब्जॉर्ब कर ली इसने, तो इसकी परमिटिविटी कितनी हो गई? 60 हो गई, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक का मैंने नाम बताया है, जिसके ऊपर की मीडियम का आपका मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके ऊपर कूलम्ब कांस्टेंट डिपेंड करता है, उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम होता है परमिटिविटी। क्या होता है उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम? परमिटिविटी। तो लिखते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी के लिए अपन ने एक सिंबल बना रखा है एप्सिलॉन। क्या सिंबल बना रखा अपन ने? एप्सिलॉन।
तो हम लोग इसके अंदर अभी देखते हैं कि परमिटिविटी होती क्या है, ठीक है। तो ये जो परमिटिविटी कौन सी है, मीडियम की वो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक जिसके ऊपर कि आपका कूलम्स कांस्टेंट डिपेंड करता है। और कूलम्ब कांस्टेंट के ऊपर क्या चीज डिपेंड करती है, फोर्स डिपेंड करता है। किस चीज का फोर्स डिपेंड करता है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। तब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अपन कि रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है, ठीक है। तो इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक of any medium which affects the force between any two charges placed in that medium, placed in that medium। और ये जो है परमिटिविटी, इसको अपन ने क्या लिखा है, एप्सिलॉन। क्या लिखा है इस परमिटिविटी को अपन ने, एप्सिलॉन, ठीक है। तो याद रखना आप इसको, एप्सिलॉन, दिस इज योर एप्सिलॉन। तो परमिटिविटी को हम हमेशा एप्सिलॉन से लिखेंगे। परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक जिसके ऊपर की जिस मीडियम के अंदर अगर दो चार्जेस को रख देते हैं तो उन दोनों चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स, उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस इफेक्ट को अपन इस परमिटिविटी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर से एग्जांपल लेते हैं अपन, दो चार्जेस है, एक चार्ज दो चार्ज, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं इसने इसको खींचने के लिए कुछ लाइंस भेजी, इसमें से इस तक पूरी की पूरी लाइंस नहीं पहुंचती और कुछ लाइंस एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जो लाइंस एब्जॉर्ब हुई वो क्या हो गई, उसकी परमिटिविटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए फिर से बोलता हूं, इसने इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इसको खींचने के लिए 200 लाइन भेजी, 200 में से 100 लाइन एब्जॉर्ब हो गई और इस तक केवल 100 लाइन पहुंची है। यानी अब ये 100 लाइन से खींच रहा है दूसरे की तरफ, तो 100 क्या हो गई इसकी परमिटिविटी। फिर से मैंने इन दोनों को लेके दूसरे मीडियम के अंदर रखा, जब इसको दूसरे मीडियम में रखा तो इसने फिर से 200 लाइन भेजी है इसको खींचने के लिए, लेकिन इस बार केवल 80 लाइंस इस तक पहुंच रही है, यानी 120 बीच में क्या हो गई, एब्जॉर्ब। तो उस मीडियम की परमिटिविटी क्या हो गई, 120, ठीक है। तो ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है अमाउंट को, ठीक है, फोर्स को क्या कर रहा है, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन परमिटिविटी, ठीक है। तो परमिटिविटी से क्या इफेक्ट आता है, जिसकी परमिटिविटी ज्यादा आ रही है उनके बीच का फोर्स क्या हो रहा है, कम। फिर से देख लो, इसने इसको खींचने के लिए 200 लाइंस भेजी, इसको कितनी मिली, 100। तो हमने बोला इसकी परमिटिविटी कितनी थी, मीडियम की जो बीच में मीडियम था उसकी परमिटिविटी 100। फिर से इसने इसको खींचने के लिए 200 लाइंस भेजी, लेकिन इसको मिली कितनी, 80। तो गायब कितनी हो गई, 120। तो हमने बोला इस बार जो मीडियम बीच में आया है उसकी परमिटिविटी है 120। तो बताओ पहले वाले मीडियम में इसको खींचने के लिए ज्यादा लाइंस मिल रही थी या सेकंड वाले के अंदर मिल रही थी, फर्स्ट वाले मीडियम, सेकंड में तो 80 मिल रही है। तो हमने क्या देखा, जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा आ रही है, जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा आ रही है उसका फोर्स भी क्या है, इनवर्स आपका कम आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का और परमिटिविटी का आपस में क्या रिलेशन बना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी उस मीडियम के अंदर फोर्स की क्वांटिटी कम होगी। तो इस चीज को अपन लिख देते हैं। More is the permittivity of medium, less is the force between charges placed in that medium. So more is the permittivity of medium, less is the force between charges placed in that medium, ठीक है। जिस मीडियम के अंदर चार्जेस को रख रहे हैं
उस मीडियम की अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो उस मीडियम के अंदर उस मीडियम में रखे हुए चार्जेस के बीच का फोर्स भी कैसा होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब और देखते हैं इसको। तो परमिटिविटी का इन दोनों का फोर्स का आपस में क्या रिलेशन बना, परमिटिविटी और फोर्स का आपस में रिलेशन बना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दैट इज, इसको लिख देते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। जिसकी परमिटिविटी ज्यादा उसका फोर्स कम, जिसकी परमिटिविटी कम उसमें फोर्स ज्यादा। एक चीज तो ये होगी, तो परमिटिविटी को देख लिया अपन ने। ठीक है, सेकेंड चीज अपन देखते हैं अब, और क्या चीज होती है जिसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फोर्स। हम कूलम्स कांस्टेंट के को डिफाइन करना चाहते हैं, के को। ठीक है, तो के के अंदर एक तो अपन ने देख लिया, के किस पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। दूसरा अपन एक और चीज देखते हैं, के और किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन मान लेते हैं ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू। ठीक है, अब ये क्यू जो होगा ये चारों तरफ लाइंस भेजेगा फोर्स लगाने के लिए। ये इस तरफ भी फोर्स लगा रहा होगा, ये इस तरफ भी फोर्स लगा रहा होगा, इधर भी फोर्स लगाता है, इधर भी फोर्स लगाता है, इस साइड भी फोर्स लगाएगा, इस साइड भी फोर्स लगाएगा, यहाँ भी लगाएगा, यहाँ भी लगाएगा, बाहर की तरफ भी लगाएगा, अंदर की तरफ भी लगाएगा। यानी कुल मिला के ये देखा जाए तो अगर इसको अपन मानते हैं पॉइंट चार्ज मानते हैं, तो इसके चारों तरफ ऐसा एक बॉल बन रहा है। ये इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी लगाएगा, चारों तरफ अपने फोर्स लगाएगा। कितने एंगल पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो कितने एंगल पे फोर्स लगा रहा है, ये बन गया आपका 360 और इधर वाला बन गया आपका 360, यानी 2 पाई और 2 पाई कितना हो गया, 4 पाई एंगल पे फोर्स लगा रहा है। कितने पे फोर्स लगा रहा है ये, अभी कितने एंगल पे फोर्स लगा रहा है, 4 पाई एंगल पे ये फोर्स लगा रहा है। अब मान लेते हैं इसके सामने यहाँ पे एक और चार्ज पड़ा हुआ है क्यू, इसको क्यू नॉट बोल दिया अपन ने। ठीक है, तो क्यू नॉट चार्ज इसके सामने पड़ा हुआ है, तो कितनी लाइंस इसके ऊपर लग रही है, 4 पाई में से 1, पूरे चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, 1, 4 पाई एंगल से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो एक के ऊपर कितना लगेगा, 1/4 पाई। ठीक है, तो के की वैल्यू के अंदर एक और चीज आ गई, तो के को अपन इस तरह से लिखते हैं, के को डिफाइन करने के लिए अब अपन ने बना दिया के इज इक्वल टू 1/4 पाई, और ये भी क्या है, फोर्स का इनवर्सली, तो इसको अपन ने लिख दिया एप्सिलॉन। ठीक है, दिस इज योर एप्सिलॉन नॉट। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को समझना आप इधर, हमने देखा 2 चार्जेस लिए। ठीक है, 2 चार्जेस को अपन ने उठाया और पानी के अंदर रखा। पानी के अंदर जब उसको रखते हैं तो हम देखते हैं कि फोर्स बहुत ही कम होता है दोनों के बीच में। हमने उसको उठा के बाहर लाया, एयर के अंदर लाया, तो देखा फोर्स और बढ़ गया। ठीक है, एयर से हम थोड़ा और ऊपर गए, क्योंकि एयर की क्वांटिटी ऊपर जाते जाते तो कम होती जाती है, तो हमने देखा फोर्स की वैल्यू और बढ़ गई। उसके बाद में हम उसको और ऊपर ले गए, एक ऐसी जगह ले गए जहां पे एयर थी नहीं, यानी वैक्यूम था। क्या था आपका, वैक्यूम। वहां ले गए तो देखा फोर्स मैक्सिमम था। उसके ऊपर आप ले जाते हो तो फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना होना था उतना हो गया ऊपर जाके। ठीक है, उसके बाद फोर्स बढ़ना बंद हो जाता है, वैक्यूम के अंदर जाके बंद हो जाता है। लेकिन हमें पता नहीं वहां पे क्या है, वो मीडियम कौन सा मीडियम है वो हमें नहीं पता था, तो हमने उसका नाम क्या दे दिया, फ्री स्पेस। तो हम आज से अभी से हम वैक्यूम को क्या समझेंगे इधर इस चैप्टर के लिए, फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस का मतलब क्या है, वैक्यूम। ठीक है, तो हमने देखा फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कहां मिलती है, हमें फ्री स्पेस में मिलती है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, ये जो 0 दिख रहा है, 0 नहीं, इसको नॉट बोलते हैं। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको एम कर देते हैं, एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इन सबको जब कैलकुलेट किया गया तो ये बन रहा था आपका 9 × 10⁹ और इसका अगर यूनिट बनाते हैं के का यूनिट, तो के का यूनिट बन जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁹ आ गया आपका। चलो, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं 8.85 × 10⁻², 8.85 × 10⁻²। ठीक है, और इस एप्सिलॉन नॉट की
जो यूनिट होता है उस यूनिट को लिखना है हमें, तो इसका यूनिट बन जाएगा आपका, देखते हैं इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, और ठीक है इसका यूनिट अभी अपन लिख देते हैं, तो ये बनेगा, सेम रहेगा ये यूनिट इसका भी, न्यूटन नीचे आ जाएगा, सॉरी सेम नहीं रहेगा, यहां से इस के को बना सकते हैं, देखो इधर लिख रहा हूं मैं एक बार, फोर्स इज इक्वल टू के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन को इधर ले गए अपन और इस फोर्स को इधर ले आए, तो फोर्स न्यूटन इनवर्स आ रहा है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आप लोग 11th क्लास के अंदर करके आए हैं कि आपका जो यूनिट होता है, यूनिट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, तो अब फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ठीक है। तो इस फोर्स को, इस फॉर्मूले को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। What is this? This is the force between two charges placed in free space। और फ्री स्पेस का मतलब अपना वैक्यूम, ठीक है। ये क्या है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फोर्स इन फ्री स्पेस कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसी चीज को अपन आगे और थोड़ा सा समझते हैं, हटा दो इसको। आप तब तक लिखते रहे उस साइड वाला, ठीक है। चलो तो फ्री स्पेस के अंदर अगर अपन एज्यूम करते हैं, लेट इफ Q1 is equal to Q2 and it is equal to 1 coulomb and R is equal to 1 मीटर। दो चार्जेस हैं एक एक कूलम के, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो आपका फोर्स कितना आएगा दोनों चार्जेस के बीच में, और कहाँ पड़े हुए हैं, आपके फ्री स्पेस के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना है आपका 1 × 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या बन गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। तो अगर अपन दो चार्जेस लेते हैं एक एक कूलम के, और दोनों के बीच का डिस्टेंस रखते हैं 1 मीटर, और दोनों चार्जेस सिस्टम को अपन ले जाके फ्री स्पेस के अंदर रखते हैं, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। अब इसके अंदर अपन आगे और देखते हैं, और ये फोर्स जो है, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। अब इसके अंदर आगे और चलते हैं, तो एक चीज यहाँ पे लिख देते हैं अपन, नोट बना के लिख दो आप, placed in free space is always maximum. Force between charges placed in free space is always
मैक्सिमम। तो फ्री स्पेस में रखे गए चार्जेस के बीच का फोर्स हमेशा कैसा होगा, मैक्सिमम ही आएगा। तो ये था आपका कूलम्स लॉ, दिस वाज योर कूलम्स कांस्टेंट। और कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0, और वो कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अगर दो चार्जेस लेते हैं, एक एक कूलम के और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर रखते हैं और उनको ले जाके अपन फ्री स्पेस के अंदर रखते हैं, तो उनके बीच का फोर्स कितना होता है 9 × 10⁹। और ये चीज हमेशा याद रखनी है कि दो चार्जेस को अगर फ्री स्पेस, किन्हीं भी चार्जेस को अगर फ्री स्पेस में रखते हो तो उनके बीच का फोर्स हमेशा मैक्सिमम होगा। अब इसके अंदर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो हमें पढ़ना है इसके अंदर रिलेटिव परमिटिविटी। क्या पढ़ना है हमें, रिलेटिव परमिटिविटी। साफ करते हैं इसको अब। तो कौन जोक्षा, आप काट फिटिंग तो कर दोगे ना, कटिंग फिटिंग तक पक्का ना? इतना थोड़ा आगे फिर क्यों? आपको पता है एक एक कट के लिए 5-5 मिनट लगते हैं, आपको पता है, आराम से वही छोड़ दे। कोई बात नहीं। दो बजे कर लो, 2 बजे कर लो, 2 बजे ठीक है। कितना बाकी है? विद बाकी है, थोड़ा बाकी है तो ठीक है। तो अब लोग इसके बाद अपन नहीं देखते हैं, नया टॉपिक देखते हैं थोड़ा सा है, तो रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी, उसको देख। रिलेटिव परमिटिविटी, इसी का दूसरा नाम होता है आपका, रिलेटिव परमिटिविटी को लिखते हैं अपन एप्सिलॉन आर से, या इसी का दूसरा नाम होता है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको आगे पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जब डाई इलेक्ट्रिक टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और उसको अपन के से लिखते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है? परमिटिविटी तो हमने समझ लिया, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कूलम्स कांस्टेंट, और कूलम्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपका फोर्स, ठीक है। दैट इज योर इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? क्योंकि देखो अभी अपन ने देखा कि वैक्यूम के अंदर जो फोर्स होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है, और मीडियम के अंदर जैसे ही अपन उन चार्जेस को लाके वापस मीडियम के अंदर डाल देते हैं, उस फोर्स के अंदर अपन देखते हैं थोड़ी सी कमी आ जाती है, फोर्स जो होता है वो वीक हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिलता है फोर्स के मैग्नीट्यूड के अंदर। तो अपन रिलेटिव परमिटिविटी से क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो परमिटिविटी होती है ना मीडियम की, उसको याद रखना बड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि उसकी वैल्यूज जो होती है वो डेसिमल्स के अंदर आती है, उसके साथ में 10 की पावर्स में चली जाती है, जैसे 11.00 × 10⁻13। तो ये 11 पॉइंट समथिंग याद करना बड़ा मुश्किल होता है, इससे बेटर है आप रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, सिंपल सा आपके राउंड फिगर्स के अंदर आती है, जैसे 20, 80, 30, 7, 6, 5, इस तरह से जो होती है। तो इन नंबर्स को याद रखना थोड़ा आसान होता है, जबकि उनको जो याद करना पड़ेगा, जब परमिटिविटी को याद करना पड़ता होता है मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है, तो उसको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या लाते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बड़ी अच्छी चीज है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए देता हूं कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला रिलेटिव पर वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, तो फट करके हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि जो वाटर, जब भी उन दो चार्जेस को लाके आप वाटर के अंदर रखोगे तो एयर के कंपैरिजन में जो फोर्स लगेगा जब वाटर में पड़े होंगे वो चार्जेस तब, तो वो फोर्स 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा व्हेन इट इज कंपेयर टू द एयर। इसी तरह से मैंने बोला कि जो
कोई भी एक मीडियम ले लिया मैंने, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 20 है, तो फट करके हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है कि जब अपन एयर से कंपेयर करेंगे तो उन दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स जो होंगे उस मीडियम के अंदर वो 20 टाइम्स डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेटिव परमिट, क्योंकि हमने देखा परमिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए अपन इसको समझते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसको आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। सॉरी, दिस इज योर रिलेटिव परमिटिविटी, और ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है उसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। इसको अपन लिख देंगे अभी। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू, हम इसको रिलेट करते हैं फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। ठीक है, फोर्स इन वैक्यूम कितना होता है, वैक्यूम के अंदर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन m। यहाँ पे वैक्यूम था एप्सिलॉन नॉट, जब मीडियम की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन m अपॉन R स्क्वायर। तो देखो ये टर्म तो आपस में कट जाएंगे पूरे के पूरे एज इट इज। ये जब आएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को याद रखना आसान है। ठीक है, जब अपन कंपेयर करते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला बने वो रिलेटिव परमिटिविटी की टर्म्स में आए। तो देखो यहां से इस चीज को अगर अपन आगे ले जाते हैं तो यहां से एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन m की वैल्यू बन गई आपकी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन r होता है यही क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो यहां से अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन r इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k एंड दिस इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो फोर्स इन एनी मीडियम, फोर्स इन एनी मीडियम, दो चार्जेस को अपन किसी मीडियम में रखते हैं तो उन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो उसको लिखने के लिए अपन ने लिखा है फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, दो चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन m की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, तो इसको अपन लिख देते हैं फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला बनता है आपका ये वाला, दूसरा फॉर्मूला बनता है ये वाला। अब इसी चीज को एप्सिलॉन r को मैं और क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन r को मैं और क्या लिख सकता हूं, k भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो हमारा एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इन वैक्यूम। तो हमारा इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम टू बी डिवाइडेड बाय K। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय K। यहाँ पे ये K क्या है, K इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज योर रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर। तो देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वो एग्जांपल क्या था, मैंने बोला था कि
मैंने दो चार्जेस लिए, दोनों चार्जेस को अपन ने पहले एयर के अंदर रखा, वहां पे उनका फोर्स कैलकुलेट किया, फिर मैंने बोला उन्हीं दो चार्जेस को अगर वाटर में रखूंगा तो उनका फोर्स, नया फोर्स क्या होगा, तो उनका और वाटर की मैंने आपको रिलेटिव परमिटिविटी बता दी है 80। तो नया फोर्स क्या होगा, के की वैल्यू क्या हो गई वाटर के लिए 80। तो फोर्स इन वैक्यूम कैलकुलेट कर दो आप, ठीक है। फोर्स इन वैक्यूम आपको पता है कितना होता है चार्जेस के लिए, क्योंकि के की वैल्यू, फोर्स इन वैक्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स इन वैक्यूम के लिए फॉर्मूला होता है आपका F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये के क्या है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको इस तरह से लिख देते 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹। चार्जेस आपको दे रखे हैं, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो पहले आप ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे तो आपको फोर्स इन वैक्यूम मिल जाएगा, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी आपको 80 दे दी, 80 से डिवाइड कर दो, नया फोर्स मिल गया आपको मीडियम वाला। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा आसान बना देता है हमारा, नहीं तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे आप। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, एप्सिलॉन एम यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको याद रखना बहुत आसान है। ये ई आर 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹, बस हमें ई आर याद रखना है, और इसको याद रखना बड़ा आसान होता है क्योंकि ये आपका राउंड फिगर्स के अंदर होता है, जैसे 20, 80, 90, 30, 4, 5, 6 ऐसे कुछ होता है, ठीक है। जबकि जब इसकी बात करते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात करते हैं, ये आपके डेसिमल्स में आता है, 10 की पावर से चला जाता है, उसको याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज को आप जाके आगे और पढ़ोगे जब डाइलेक्ट्रिक वाला टॉपिक पढ़ोगे। अब अगर अपन बात करते हैं फ्री स्पेस की बात करते हैं, तो फ्री स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होगी, तो उसको देखते हैं अपन। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो देखें रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। व्हाट इज दिस, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या आ रहा है, मीडियम की, ये किसकी है आपकी, मीडियम के लिए, तो नीचे भी क्या आ रहा है, मीडियम। तो इसी चीज को अब यहाँ पे देखो, मुझे पता करना है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ किसकी बात करनी है मुझे, फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या, फोर्स इन वैक्यूम यानी फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। और यहाँ पे क्योंकि मीडियम है, नीचे मीडियम आ रहा है, अगर यहाँ फ्री स्पेस है नीचे भी क्या आना चाहिए, फ्री स्पेस, यानी फोर्स इन फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस का मतलब क्या है, वैक्यूम, ठीक है। और नीचे भी क्या है, क्योंकि यहाँ फ्री स्पेस है, देखो यहाँ मीडियम है तो यहाँ मीडियम आ रहा है, यहाँ फ्री स्पेस है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, फ्री स्पेस। तो फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन फ्री स्पेस क्या बन जाएगा आपका 1। तो याद रखना रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फ्री स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी हो गई। दूसरी चीज हमें ये पता है कि ये जो होती है ये हमेशा मिनिमम है, ये क्या होती है, हमेशा मिनिमम। तो किसी भी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। इस चीज को भी अब लिख दो। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, relative permittivity of any medium is always greater than 1. Relative permittivity of any medium is always greater than 1. अब इसके अंदर कुछ टर्म यूज किए हमने, उनको लिख देते हैं। जैसे कि यहां पे लिख देता हूं मैं, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी
मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ये क्या होता है, ई एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसके साथ रिलेट कर रहे हैं हम, फ्री स्पेस के साथ में, याद रखना, ठीक है। तो ई आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये कुछ टर्म्स हैं, इनको याद रखना, ये कुछ नोमेनक्लेचर है, ठीक है। अब एक बड़ा छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी के क्या डायमेंशंस क्या क्या होते हैं। तो परमिटिविटी का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, सॉरी यूनिट लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखें इसको भी, डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी, डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, परमिटिविटी का ऐसा यूनिट होता है आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका यूनिट होता है इसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कूलम क्या होता है, व्हाट इज कूलम जो है वो किसका यूनिट होता है, कूलम होता है चार्ज का यूनिट, पहले बोला है मैंने। कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का। न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। मीटर किसका होता है, डिस्टेंस का, ठीक है। तो कूलम का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो। चार्ज, देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट के डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, टी। तो चार्ज के डायमेंशन क्या हो गए, एटी, ठीक है। तो इसी तरह से यहां से चार्ज के डायमेंशन तो हो गए आपके ए टी। अब न्यूटन क्या हो गया, फोर्स। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2, इसको भी 1 1 कर दो तो, ठीक है। और मीटर का क्या हो गया, l माइनस 2, माइनस 2 नीचे जाएगा तो L2 हो जाएगा, ठीक है आपका। तो ये हो गया आपका A1 T1, ये ऊपर चले गया तो M माइनस 1, दोनों मिला के L माइनस 3, ये ऊपर चला गया था T2। तो आपके परमिटिविटी के जो डायमेंशंस होते हैं वो डायमेंशंस क्या हो गए, M माइनस 1, L माइनस 3, T3 और A1। These are the dimensions of परमिटिविटी, ठीक है। ये परमिटिविटी के डायमेंशंस हो, ठीक है। तो अब हम लोग ये परमिटिविटी के बारे में अपन ने पढ़ लिया टोटल। अब कंप्लीट होने के बाद में हम लोग आगे चलते हैं। कूलम्स लॉ को अपन ने समझा। कूलम्स लॉ किसके बारे में बात करता है, तो कूलम्स लॉ बात करता है दो चार्जेस के बीच के फोर्स के बारे में। लेकिन हमें इससे मिलता क्या है, हमें मिलता है फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है। क्या मिलता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। इससे हमें अभी तक डायरेक्शन पता नहीं चल रही, ठीक है। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके पास अपना मैग्नीट्यूड होता है, उसके साथ साथ खुद की डायरेक्शन भी होती है। तो कूलम्स लॉ ने अभी तक हमें केवल क्या दिया, मैग्नीट्यूड दिया, डायरेक्शन का हमें अभी तक पता नहीं चला। तो डायरेक्शन के लिए अपन पढ़ते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हेडिंग डाले कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको थोड़ा ध्यान देना। ये कूलम स्क्वायर था, ठीक है। अगर ये कूलम स्क्वायर है तो ये वाली चीजें भी क्या बन जाएगी, वापस से A2 और ये T2 बन जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो यहां से ये T की पावर 4 हो जाएगी और ये A की पावर 2 हो जाएगा। थोड़ा इसको करेक्ट कर देना इसके अंदर, ठीक है। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ योर रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ in
वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? देखो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ, सिंपल कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी? कूलम्ब्स लॉ ने हमें बताया दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। लेकिन वहां से हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ उसकी डायरेक्शन जुड़ी होती है, तो हमें इस कूलम्ब्स लॉ को के द्वारा जो मिला, हमें फोर्स मिला, मैग्नीट्यूड मिला, ठीक है, वो तो केवल मैग्नीट्यूड मिला, लेकिन उस फोर्स की क्या डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए हमने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे काम करता है उसको समझते हैं। तो देखें इधर, ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। These are two point charges, बात कर रहा हूं वापस से पॉइंट चार्जेस के बारे में, ठीक है। These are two point charges, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड है R। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? R। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, ये अभी फ्री स्पेस में पड़े हो, मान लेते हैं क्या पड़ा है, कहाँ पड़े हुए हैं? फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा है, तो इन दोनों चार्जेस के अंदर बीच में कुछ फोर्स लगेगा। कितना फोर्स होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स लगेगा इतना। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लगेगा। लेकिन क्या इसके अंदर कहीं डायरेक्शन मेंशन है? नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं? ये तो इनकम्प्लीट हो गया, अभी भी कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन के लिए हम कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। तो इन दोनों के बीच में इतना फोर्स लगता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन के लिए आप समझते हैं, ठीक है। तब डायरेक्शन, ये फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, इन दोनों के बीच का फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कौन से केस में होगा? जब दोनों अपोजिट होंगे चार्ज, दैट इज एक प्लस और दूसरा माइनस वाला होगा। दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, कब होगा? जब दोनों ही सिमिलर होंगे, या तो दोनों नेगेटिव है या दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है। हम हमारी लैंग्वेज को सिंपल बनाने के लिए, हमारी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, ठीक है, और हम अच्छे से समझे इसके लिए हम लोग क्या मान लेते हैं? दोनों चार्जेस कैसे हैं? प्लस चार्ज हैं। कैसे चार्जेस हैं? दोनों प्लस। अब आप बताओ दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूं कि ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर, Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इससे दूर, यानी इस डायरेक्शन में। अगेन Q2 चार्ज Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज कहां मूव करेगा? ये इस साइड मूव करेगा। दोनों की डायरेक्शन आ गई। अब यहां पे ये भी एक फोर्स है, कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ये हमने इनका नोमेनक्लेचर कर दिया। इसके अंदर देखो दो नंबर आ रहे हैं, 1 2, यहाँ पे भी आ रहा है 2 1। तो इसके अंदर जो फोर्स होता है, फोर्स के अंदर आगे वाला जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर, हमने हमारे समझने के लिए बना रखा है, ठीक है, 1 और 2। तो ये 1 का मतलब है, आगे वाले नंबर का मतलब होता है ऑन, और पीछे वाला नंबर का मतलब होता है बाय, ठीक है। तो फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड, ये रहा फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड। इसके लिए क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन सेकेंड बाय फर्स्ट। ये तो अपन ने फोर्सेस के नोमेनक्लेचर कर दिए। अगेन इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इस फोर्स की डायरेक्शन है इस तरफ। तो हम इसका डिस्टेंस कैसे लिखें? अब डिस्टेंस को लिखने के लिए हमने क्या कर दिया? इसको लिख दिया अपन ने R21। R21 का मतलब क्या है? 2 का मतलब जहां तक जा रहा है, और 1 का मतलब कहां से आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को भी अपन अभी लिख देते हैं। तो यहां पे जैसे लिखा हुआ ये R21, तो 2 का मतलब रहता है आगे वाला है, तो आगे वाले को अपन 2 लिखेंगे, ठीक है। कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? 2 पे जा रहा है, ठीक है, 2 की तरफ मतलब, तो ये 2, और इस 1 का मतलब है फ्रॉम, यस। तो जब अपन फोर्स लिख रहे हैं, तो फोर्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? आगे वाला नंबर लिखेंगे जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, पीछे वाला नंबर लिखेंगे जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो आगे वाले नंबर को लिखेंगे जहां पे जा रहा है, जहां वो खत्म हो रहा है डिस्टेंस, ठीक है, और पीछे नंबर लिखेंगे जहां से
स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे इसके लिए बात करते हैं तो यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना r, लेकिन जब इधर की बात कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है 1 पे आ रहा है। जब इधर की बात लिखते तो इसको 1 2 कर देते, कहाँ जा रहा है 1 पे, और आ कहाँ से रहा है 2 पे। तो इस चीज को याद रखना, और ये हमने हमारे आसानी के लिए बना रखा है, आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। खैर हमें क्या याद रखना है, आगे वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स ऑन, पीछे वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स बाय। डिस्टेंस की बात करेंगे तो आगे वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है 2, और ये पीछे वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, यानी फ्रॉम। चलो तो अब इसको हम लोग देखते हैं और लिखते हैं। सॉरी, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी नंबर के अंदर अगर मुझे डायरेक्शन ऐड करना है, किसी भी नंबर के अंदर अगर मुझे डायरेक्शन ऐड करना है, या किसी भी नंबर को मुझे इस तरह से कन्वर्ट करना है कि उसके अंदर डायरेक्शन ऐड हो जाए, तो हम लोग 11th क्लास के समझ के आए हैं 11th क्लास के अंदर कि हम उस नंबर को सिंपल सा क्या कर देते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर इन विच हैव ओनली डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ओनली 1। कोई भी वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 है, यूनिट है, ठीक है, और उसके पास केवल डायरेक्शन होती है, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उसको अपन यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये नंबर है, इसके साथ मुझे डायरेक्शन को जोड़ना है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया इन दोनों फोर्सेस के बीच का, और इसके साथ मुझे अगर डायरेक्शन जोड़नी है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसके अंदर डायरेक्शन ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं फोर्स ऑन फर्स्ट, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, या इसको अपन ऐसे लिख दें, उसको भी कर देंगे अभी, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, एंड दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। अब हो गया कंप्लीट मेरा फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो r², ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर, ये वाला फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इधर, तो डिस्टेंस भी ये वाला लेंगे, तो यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर क्या कर दूं, r21 कैप, ठीक है। ये r21 कैप क्या है, ये r21 कैप है इसका यूनिट वेक्टर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है केवल डायरेक्शन को, इसकी डायरेक्शन किधर है 2 1, यानी 2 की तरफ जा रहा है, ये देखो फोर्स की डायरेक्शन किधर, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं क्या आप लिखो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो ये क्या आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², और ये वाला फोर्स किधर, इधर, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 कहां जा रहा है 1 की तरफ, और कहां से आ रहा है 2 से, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए मैंने क्या कर दिया r12 कैप, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हो गए आपके। तो हमने यहां से ये सीख लिया कि किसी भी क्वांटिटी को अगर उसके साथ उसकी डायरेक्शन को ऐड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, क्या ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, F12 और F21 क्या इक्वल हैं, तो हम लोग ये पढ़ के आए वेक्टर के अंदर कि दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। कोई भी दो वेक्टर तभी इक्वल कहलाते हैं जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, एक उधर है और दूसरा उधर है, तो इसलिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ से ये चीज तो लिख सकते हैं ना, बट देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम है, तो केवल डायरेक्शन ही अलग है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, r12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ r21 कैप। माइनस क्या रिप्रेजेंट करती है वेक्टर के अंदर, ऑपोजिट डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये तो लिख सकते हैं, बस सिंपल सा हो गया आपका काम। लिखो यहां तक, अब आगे आप तो इसके अंदर थोड़ा सा और एक स्टेप, अगर मैं r12 को माइनस ऑफ लिख देता हूं
1 2 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R12 को क्या लिख दूं मैं, माइनस ऑफ R21। ठीक है, तो ये माइनस अगर बाहर चला जाता है तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये माइनस आ गया बाहर। ठीक है, और ये क्या आ गया, R21। ये देखो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R21, सॉरी R21, ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स बाय 2 1, फोर्स ऑन 1 2। तो ये लिख देंगे अपन, फोर्स ऑन 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 1। तो ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल हैं, लेकिन बस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म obeys the third law of Newton। ठीक है, that the two forces on each object are equal and opposite। दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं। तो इसको अपन लिख देते हैं, it shows that the two forces are equal and opposite, that the two forces are equal and opposite। तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमें क्या इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, कूलम्ब्स लॉ में ये इंफॉर्मेशन देता है कि दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो फोर्स की क्वांटिटी कितनी होती है, तो उस फोर्स की क्वांटिटी को हम कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। जब उससे अपन कूलम्ब्स लॉ की क्वांटिटी निकालते हैं, फोर्स की क्वांटिटी निकालते हैं, तो फोर्स की क्वांटिटी हमें इतनी मिलती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये क्वांटिटी मिलती है, लेकिन अभी भी हमारा जो काम होता है फोर्स से रिलेटेड वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है। तो जब इसकी डायरेक्शन ऐड करनी होती है तो हम उसी कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में ये फॉर्मूले मिलते हैं, और फाइनली हमें क्या पता चलता है कि किसी भी दो चार्जेस के ऊपर लगने वाले फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, जब रिपल्सिव ऐसे फोर्स हो गए, अगर यहाँ पे अपन मैं बोल देता है कि ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, दिस इज माइनस Q1 एंड दिस इज प्लस Q2, दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये Q2 जो है वो Q1 के ऊपर दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, तो ये इसको इधर खींचेगा, तो इस फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर इसको छोड़ दे, इसके ऊपर बात कर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, देख लो फिर से, दोनों इक्वल तो है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, बात यही होगी वापस। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ ने हमें बताया, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है ये फाइनल हो गया आपका, दैट टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस ऑपोजिट। अगर दोनों सिमिलर चार्जेस है तब भी इक्वल ऑपोजिट होगा, और दो ऑपोजिट चार्जेस है तब भी इक्वल और ऑपोजिट ही होगा। ठीक है, सो यहाँ आके हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर ऐसे ऐसे केवल दो चार्जेस ना हो और हमारे पास 10 चार्ज, 15 चार्ज, 20 चार्ज, n चार्जेस आ जाएं, तो उन सारे चार्जेस के बीच का आपस का नेट फोर्स कितना होगा, हम वो कैलकुलेट करना चाहेंगे, और उसके लिए अपन अगला वीडियो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।